नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज बात करेंगे भूख से बेहाल, गरीबी के आगे लाचार पाकिस्तान की। पाकिस्तान के दुर्दिन खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आज बड़ी बहस इसलिए हो रही है, सबसे पहला पॉइंट क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। दूसरा पॉइंट क्योंकि कर्ज मिलने से इनकार के बाद गरीबी से जूझ रहे पाकिस्तान के कदम पर सबकी नजरें हैं। तीसरा पॉइंट क्योंकि पाकिस्तान ने IMF की शर्तें मानी तो महंगाई कई गुना बढ़ेगी। नाराज जनता को कैसे मनाएंगे? हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। पेट्रोल इनके पास है, दे रहे हैं, वो पता नहीं क्यों ये 2 लीटर से ज़्यादा नहीं दे रहे। इस गाड़ी में कम से कम आपके सामने अभी 15,000 16,000 का पड़ेगा, लेकिन वो दे रहे हैं आपके सामने। कल की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा। अगर कोई देते हैं कहीं से तो 350 रुपये किलो, 300 रुपये लीटर दे रहे हैं। सियासतदानों ने इस मुल्क के साथ वो कुछ किया जो गरीब आदमी जो है ना, मजदूर तबका, जो मिडिल क्लास है, वो परेशान है। बचपन से देखता आ रहा हूँ पाकिस्तान सुधर जाएगा और ये हो जाएगा और वो आ जाएगा, यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, कोरिया से आगे चला जाएगा। सब बकवास की बातें, जो आएगा चोर है। IMF की बड़ी सख्त शराइत है, हर चीज महंगी होने जा रही है। IMF कह रहा है कि अपने सारे खर्चे कट ऑफ करो, तरक्याती एक्सपेंस कम करो, डिफेंस एक्सपेंस कम करो। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा, क्योंकि उसके पास एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। और ऐसे ही मौजूद सवालों पर बात करेंगे, आज तक के डेवलपमेंट पर बात करेंगे। IMF की टीम 9 फरवरी तक थी, अब वापस लौट गई है, ऐसी खबर आ रही है। अब जो है क्या करेगा पाकिस्तान, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जानी मानी पत्रकार आरती टिक्कू जी जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ कॉलमिस्ट और पत्रकार और लेखक तारिक फतेह साहब कनाडा से जुड़ेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। फैज एजाज खान साहब जुड़ेंगे, लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मलिक मुदस्सिर साहब जुड़ेंगे, लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो सत्ताधारी पार्टी है। हसन दुरानी सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, और मोहम्मद आरिफ रिंद जो कि यूथ विंग जो है पाकिस्तान की, उसके PTI के उसके हेड है। आरती, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए पाकिस्तान अब क्या करेगा? डिफेंस बजट कट करो, 170 अरब पाकिस्तानी रुपए के टैक्स लगाओ, क्या रास्ता दिखता है आपको पाकिस्तान के इस हालात का? पाकिस्तान आगे क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी जो है उसमें, और आप किसी भी आतंकी ग्रुप जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और भी कई तहरीके, तालिबान पाकिस्तान, ज्यादा अंतर नहीं है पाकिस्तान आर्मी और ये जो जिहादी आतंकी ग्रुप है। तो इनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंट्री डूब जाए या कंट्री को IMF फंड्स मिले या नहीं मिले, क्योंकि इन लोगों ने, पाकिस्तान आर्मी ने अपने बच्चे, अपनी जो पूरी सोशल सिक्योरिटी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है उनकी, क्योंकि उनके बच्चे अमेरिका में है, कनाडा में है, लंदन में है, यूरोप में है। इनके अपने धंधे जो है वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि IMF के साथ जो ये बातचीत थी वो टूट गई। दूसरी बात, अगर किसी को ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान आर्मी सुधरेगी और अचानक से ये लोग अब उठ खड़े होंगे और ये बिल्कुल जो करप्शन का जो नाम है, पाकिस्तान आर्मी का दूसरा नाम करप्शन ही है, आप मान के चलिए कि कुछ नहीं बदलने वाला है। जो आपके जो आम पाकिस्तानी सड़कों पे बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कुछ बदलने वाला नहीं, सभी चोर है। मैं आपको, आपके दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ, मैं काफी पाकिस्तान ट्रैक 2 में जो ये जनरल्स होते थे, डिप्लोमेट्स होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, उनके साथ अक्सर जब बात होती थी तो उनका कहना होता था कि भाई आप भारतीय तो बड़े पिछड़े हुए लोग हो, आप लोगों के पास तो सिर्फ एक ही पासपोर्ट है, हम लोगों के पास तो 3-3 पासपोर्ट है। हम तो अमेरिका के भी सिटीजन हैं, हम तो UK के भी सिटीजन हैं, हम पाकिस्तानी सिटीजन भी है।
तो उन लोगों की जो प्रायोरिटी है वो कभी भी आम जनता तो थी ही नहीं। तो बिल्कुल जो पाकिस्तानी आम आदमी सड़क पे आज बोल रहा है कि इन लोगों ने धोखा किया, और वो भी इस्लाम के नाम पे, वो भी कश्मीर के नाम पे, वो भी जिहाद के नाम पे, इन्होंने गरीब पाकिस्तानी को मरवाया, गरीब पाकिस्तानी को जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा, लेकिन खुद के इनके अपने जो आप देखेंगे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में बड़े बड़े धंधे जो है, इनफैक्ट इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है। ये पाकिस्तान आर्मी की मैं बात कर रही हूं। तो ये समझिए कि कुछ नहीं होने वाला है। ये अभी भी भीख मांगेंगे, ये अभी भी कहीं कोशिश करेंगे, आईएमएफ से तो कुछ मिलने वाला नहीं इनको, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया से कोशिश करेंगे लेने की, चीन से लेने की कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे जो छोटी कंट्रीज है और भी कतर, यूएई, वहां से भीख मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की तारीख में कोई भी कंट्री इन पे भरोसा नहीं करती है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल है कि ये कंट्री को आगे चला पाए। ठीक है, बहुत मुश्किल है कंट्री को आगे चलाना। हसन दुरानी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। हसन साहब से इसका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ मेजर जनरल सिवाज भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मोहम्मद आरिफ रिंद भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हसन भाई मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए, भरोसे का संकट इसको कैसे ठीक करेगी पाकिस्तानी सरकार, क्योंकि आईएमएफ की शर्तें आपको माननी ही पड़ेंगी। 170 अरब रुपए का नया टैक्स लगाना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम को आप कैसे समझाएंगे कि भाई क्या होने वाला है 20 दिन के बाद? कह रहे हैं कि गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे वहां पर। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि 170 अरब रुपए का जो नया टैक्स लगेगा और उसके बाद गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे, तो सर इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जब पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किए थे और उसके बाद जो पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी थी, उसमें पाकिस्तान जो था वो बगैर किसी किस्म की इमदाद के और बगैर किसी किस्म के पैसों की आमदन के बगैर जो है वो काफी अर्सा तक चलता रहा था, और ये आपको भी पता है। और वो जो पाकिस्तान ने जो धमाके किए थे, एटमी धमाके किए थे, वो भी आपको पता है कि किस चीज के जवाब में वो दिए थे। अब बात ये हो रही है कि यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान के फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ आपके जो यहाँ बैठे जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो सारी की सारी हो रही है फौज के अगेंस्ट हो रही है। तो आप या तो ऐसा करें कि टॉपिक को चेंज कर लें, पहली बात ये। दूसरी बात हसन साहब, जो मेन मुद्दा है उसमें एक मुद्दा आईएमएफ का ये भी है कि आपके देश को इतना डिफेंस बजट की क्या जरूरत है, इसको भी कट करिए। ये कहा है आईएमएफ ने, उसकी शर्तों में है। कैसे कम करेंगे अपना डिफेंस बजट, रक्षा बजट? बड़े बड़े जनरल, बड़ी बड़ी सेना। हाँ बिल्कुल, हम उसको नहीं, बड़े बड़े जनरल, बड़ी बड़ी सेना जो है, बड़ी बड़ी सेना सबसे, अगर पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से अगर बात करते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी सेना हमसे ज्यादा बड़ी है, आपके खर्चे हमसे हमारा देश भी बड़ा है भाई। कि हमारी आप नहीं, अब आप ये कहेंगे कि आपकी आमदनी भी ज्यादा है, तो भाई मेरे बात ये होती है कि हर मुल्क जो होता है वो अपने हिसाब से अपनी सेना को रखता है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सेना से अगर किसी को कोई इशू है तो ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो किसी किस्म की कोई इशू नहीं है। अभी ये जो मोहतरमा जो है, ये जो कश्मीरी पंडित जो हैं, वो बड़े वसूख के साथ और बड़ी जो है वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मुझे हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही थी कि तमाम तर जो बिजनेस है वो सारी फौज करती है। इवन इंडिया के अंदर भी उनका अगर कोई इंटरेस्ट है तो फौज का इंटरेस्ट है। तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको तो बहुत खुशी महसूस करनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो तो इंडिया की बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। अगर बिजनेस पार्टनर है तो इसमें इंडिया की नहीं साहब, यूरोप की। हसन भाई, यूरोप की। आपके एक जनरल बाजवा हैं, आपके एक बाजवा साहब थे जिनकी पापा जोन्स पिज्जा की एक बहुत बड़ी चेन चलती है यूरोप में। नहीं चलती क्या बताइए? चेन चलती है तो चलनी दे ना, आप चलनी दे। अगर आप पर वो पैसा पाकिस्तान में नहीं आता ना, बाहर चला जाता है। नहीं कर पाता तो पाकिस्तानी आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, क्या बिजनेस करना एक इंडिविजुअल के लिए जो है वो एक गुनाह है? कोई भी इंडिविजुअल है, आप भी बिजनेस कर सकते हैं, मैं भी बिजनेस कर सकता हूं। अगर एक आर्मी का किसी जो पर्सनल जो है वो
अगर ड्यूरिंग जॉब अगर वो बिजनेस कर रहा है और अपने बच्चों के लिए अगर वो रोजी रोटी कमा रहा है तो उसके ऊपर इतना जो है ववेला खड़ा करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर इशू है तो हमें इशू है ना, किसी और को तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। नहीं, मैं बता रहा हूं कि आपकी जो एलीट क्लास है वो किस दिशा में है और आपका आम आदमी कहां है। सर मुझे मालूम है, मुझे सर पाकिस्तान की एलीट क्लास की दिशा का भी पता है, मुझे इंडिया की एलीट क्लास की दिशा का भी पता है, और मुझे जो दूसरे और ममालिक है हमारे आसपास करीब करीब की उनकी एलीट क्लास की दिशा का भी पता है। लिहाजा मुझे इस बात के ऊपर जो है वो पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है कि जी आर्मी जो है वो सारे पैसे खा गई, ये कर गई। भाई हमारी आर्मी है ना, हमें पता है हमने उनको कितने पैसे देते हैं, साल के कितने पैसे देते हैं और वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं। ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, या जो अपने जो यहाँ पे जो पंडित साहबा जो थी जो बात करके गई है, कश्मीरी पंडित साहबा, मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल कि क्या होंगे, इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आईएमएफ ने कहा है कि जनरल्स और जजेस की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाए? ये सवाल भी उठाऊंगा, आऊंगा मैं आपके पास हसन भाई, और मेरे साथ आरिफ रिंदी भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधे चलता हूं फिलहाल तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, अभी भी जो है वो कह रहे हैं कि भाई हम तो जब एटम बम हमने बनाया था तब भी हम पे सैंक्शंस लगे थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हम सर्वाइव कर गए थे। इनके पास अल्लाह मियां है ना, वो ऊपर से दे देते हैं। कभी जलजला आता है, कभी भिखनंगे मुल्क बना देता है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। कभी खाने पीने को नहीं है, कभी वो तो ये कह रहे हैं कि हम टर्की को मदद इस तरह दे रहे हैं कि जाके उनको कहा कि अगले महीने हम नहीं आएंगे भीख मांगने। ये कभी किसी भिखारी ने कहा है कि मेरा प्रोफेशन भीख मांगना है? वो तो क्या अल्लाह के नाम पे दे दो, लंगड़ा हूँ, मर गया हूँ, भगी हूँ, किनारे बैठा होता है गाड़ी वाला 10 रुपए फेंक के चला जाता है, दफा यहाँ से बदबू आ रही है। वो स्टेटस आपने बनाया और उस पर फख्र कर रहे हैं। क्या होगा, बहुत हमारी मर्जी, हम 20 साल से नहाए नहीं है, बदबू आ रही है तो क्या करें? अरे भाई यहाँ तक आ रही है, क्या बात कर रहे हो तुम? कत्लेआम किया, लोगों का खून तुम्हारे हाथ भीगे हुए डूबे हुए हैं, लोगों की मौत में, और तुम बैठ के यहाँ कह रहे हो जो हमारी मर्जी जो करें हम। कैसे मर्जी तुम्हारी? तुमने ठेका लिया हुआ है? बैठ के वहां पंजाब से खड़े होके उर्दू बोलनी नहीं आती, घटिया लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने ठेका ले रखा है यहाँ पे बात करने का? तुम्हें अल्फाज इस्तेमाल करने नहीं आते? किस तरह की बात कर रहे हो? तुम एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के इस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जहाँ पे तुम पैदा हुए, जहाँ पे तुम्हारी जो मट्टी है, जहाँ से तुम लोग तुम्हारा तुम्हारी पिटाई करेंगे, बात कर रहे हो उस कौम के खिलाफ तुम इस तरह की बात कर रहे हो? तुम्हारे इंसानियत नाम की चीज नहीं है? किस तरह की बात कर रहे हो? झूठे तरीन इंसान हो तुम। तुम्हारी कोई एक बात भी सच्ची होती है? झूठे तरीन इंसान हो तुम। और तुम्हें अगर नहीं किसी चीज का पता हो यहाँ पे बैठ के ना ज्यादा चीखे मत मारा करो, समझ आई ना? अरे यार जाके करो, इतना अरसा होगा यहाँ से भागे हुए हो। किसी काबल होते तो तुम यहाँ पे होते ना, भगोड़े। तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे अंदर तो गैरत नाम की चीज ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, जो मर्जी कर लो, आप कर लेंगे, उसका क्या कर लो? एंड में तो तुमने चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ए भाई भीख ही मांगनी है ना तुमने, तो नखरी क्यों करते हो यार? कटोरा लेके हर गाड़ी वाले मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे अपने खुदा के ऊपर पूरा यकीन है। और जो बात शुरू करने से पहले तुमने ये कहा था कि तुम्हारा अल्लाह है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह है। और अल्लाह ने मुझे आज तक अभी मुझे इतना बड़ा कर दिया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के अंदर बैठा हुआ तुम्हारी तरह भाग के कभी कहीं छुप के जिंदगी नहीं गुजार रहा। तुम करो जिंदगी गुजार सको। और भाई जब तुम जमीन के ऊपर अपने खुदा ढूंढने शुरू कर दोगे तो फिर तुम्हारी हालत यही होगी, तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारे पास एक सेकंड के लिए भी सोचने समझने के टिक के बैठने की कहीं जगह भी नहीं है तुम्हारे पास, समझ आई ना? और तुम बात नहीं कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ और अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत कर रहा है। तुम्हारी तरह के टट पूंजियत जो है वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाकर टर्की में सिर्फ मुसलमान मुल्कों में आ रहा है जलजला, ये क्या कहां से आ गया? कुछ अकल आई है? पैगाम मिला नहीं मिला? होश के ठिकाने करो। 500,000 मुसलमान मार दिया सीरिया में, वो खा गया आपका एर्दोगान अंकल, जिसके नाम पे पूरा पाकिस्तान जब तुम्हारे पास किसी बात का जवाब नहीं है तो अब तुमने इस तरह अजीब सी बात करनी शुरू कर दी है।
सवाल क्या किया तुमने? दीपक भाई, आप एक ऐसे बंदे को लेके यहाँ पे बैठाया करो, ठीक है, वो काउंटर करे, जो मर्जी करे। ये पंडित साहब बैठी हुई है, जज साहब बैठे हुए हैं, कम से कम सेंसेबल बात तो करते हैं यार। ये एक ऐसे बंदे को उठा कर ले आते हो जिसको सिर पैर का नहीं पता, ठीक है, तुम्हारा बात करेगा वो जी फलाना हो गया, तुम्हारी नस्ल खराब है। और भाई नस्ल खराब है, हमारी नस्ल का एक गंदा अंडा था, वो ये तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, आप उसको उठा के बाहर ले आते हो। क्या ये इस काबिल है? आप खुद बताओ कि ये सेंसेबल बात करता है कभी? बात करेंगे, ये देखिए मैं बात कर रहा इंसान को, अगर देखो मेरी बात सुनो, इंसान का टेम्परामेंट लूज अगर आपने करवाना हो तो इस तरह के घटिया बंदे को सामने बैठा दो। इंतहाई शांत से शांत आदमी भी इसकी शक्ल देख के इसके मुंह से निकला हुआ गंद सुन के वो हमेशा हमेशा हाइपर होता है। अच्छा, हम व्यक्तिगत ना चाहते हो कि मैं हमेशा हम व्यक्तिगत ना हो, दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली। तारिक साहब, एक बात कहना चाहता हूं, जब आप आगे आगे बोल रहे हैं तो आपका स्काइप का कनेक्शन कट जाता है, इसको मैं दुरुस्त करवाता हूं। मैं सीधे चलता हूं जनरल सिवाज के पास। जनरल सिवाज, मुझे बताइए आप अब क्या रास्ता है पाकिस्तान के पास, और फिर मैं आरिफ रिंद साहब के पास चलूंगा। और देखो, बिल्कुल दीपक, एक तरफ खाई एक तरफ हुआ, जैसे आप बता रहे थे, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। इतना ज्यादा कर्जा है अभी उनके पास, $130 बिलियन का, इन्फ्लेशन रेट 30% से ज्यादा है, और फॉरेन रिजर्व $3 बिलियन। आई थिंक शिवा साहब कुछ टेक्निकल इशू है, मैं फिर आ गया हूं आपके पास। तो अभी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं। अगर इसको IMF से लोन चाहिए जो है, तो इनको गैस, ऑयल और सब्सिडी कम करनी पड़ेगी। फ्री फ्लोटिंग इनको डॉलर के साथ आपका रुपी करना पड़ेगा, वो 300 से 350 400 तक हो सकता है। और ये होगा तो महंगाई और बढ़ेगी, लोग सड़कों पर आएंगे, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। मगर इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि IMF लोन नहीं देगा तो बाकी सऊदी अरेबिया, UAE और चीन ने भी मुंह मोड़ लिया। तो अगर पैसा नहीं मिला तो फिर कैसे, फिर ये डिफॉल्ट करेंगे, ये श्रीलंका से बुरी हालत हो जाएगी। क्योंकि आज जो इनकी हालात है, 170 रुपए kg आता है, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आटा मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद जो हर चीज महंगाई आसमान छू रही है, और अब पेट्रोल और डीजल के लिए इनके पास पैसा नहीं रह जाएगा 5-7 दिन के बाद। फिर क्या होगा? डिफॉल्ट अगर करते हैं तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको आगे लोन नहीं दे पाएंगे। तो सच्चाई है, पाकिस्तान की हालात अब बिल्कुल खराब है, इनको लोन लेना ही पड़ेगा। लोन अगर IMF नहीं देता तो फिर ये आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि दूसरे देशों ने भी यही बोला, अगर IMF लोन दे देगा तो हम भी आपको कुछ लोन दे देंगे। तो इसलिए IMF का लोन लेना बड़ा जरूरी है। और IMF ने जो शर्तें लगाई हैं वो बहुत सख्त है, वो पाकिस्तान को माननी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान वो मानता है तो फिर महंगाई और बढ़ेगी, लोग सड़कों पर आएंगे, सिविल वॉर ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत खराब है। और ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी की, मैं ये बताना चाहता हूँ, एक छोटा देश, ज्यादा बड़ी आर्मी है, भारत से 1/7 हिस्सा है, भारत से पॉपुलेशन में 1/8 है, और भारत की इकोनॉमी से 185th है, और अगर उसकी आर्मी देखे भारत के 80% है। एक छोटा देश इतनी बड़ी फोर्स क्या कर रहा है? इसका मतलब छोटा देश फौज पे इतना पैसा खर्च करेगा तो इकोनॉमी तो डूबेगी, और फिर ऊपर से जो फौज है वो एक इकोनॉमी पैरेलल चलाती, जिसको फौजी फाउंडेशन बोलते हैं, वो जो है $60 बिलियन का एक प्रकार से व्यापार करती है। कोलगेट से लेके सीमेंट, आपका रियल एस्टेट से लेके बैंक, ये जो फौजी फाउंडेशन है ये सब चलाती है। तो सच्चाई है कि आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर नहीं है, बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आर्मी और रियल जो इनकी डीप स्टेट ISI। ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान को, जब तक इसको नहीं बदलेंगे तब तक ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दीपक, ठीक है, सीधे आरिफ रिंद साहब के पास चलता हूं। आरिफ रिंद साहब, जो बात कहना था जनरल सिवाज का वो साफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। ऐसे में कैसे आप निकल पाएंगे IMF की शर्तों से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनरल सिवाज साहब कौन होते हैं तो क्या पता किसी चीज का। ये वहां बैठ के भाषण देते हैं भारतीय सरकार से, भारतीय लोगों से, वहां की आवाम से सिंपैथी हासिल करने के लिए। बात यह है कि सबसे पहले मैं अपना फर्ज समझता हूं उस बात का जवाब दूंगा जो पिछले आपके भाई ने, अंकल ने, बुढ़े सरकार ने जो बात की है कि आपके पास अल्लाह है उसी पर गुजारा करो। भाईजान, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ताकत है, ईमान है, हम इसी पे गुजारा कर रहे हैं और इसी पे गुजारा करते रहेंगे।
आप अपनी फिक्र करो। आपकी भारत में पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोग गुर्बत की शरह से नीचे हैं। जाके मोदी सरकार की आप तयन करो कि उन्होंने क्या भारत सरकार को या भारत के लोगों को दिया है। सर, हमारी इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर की इकोनॉमी है भाईजान। आप मेरी और G20 और G7 में सब में हम सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। रिन साहब, ये फिगर पढ़ा है आपने? ये फिगर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि भारत की इकोनॉमी ने इंग्लैंड की इकोनॉमी को पछाड़ दिया है। हम अब इंग्लैंड से भी ऊपर हैं, 5वें नंबर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है दुनिया की। आपको मुबारक हो, आप हमारे पड़ोसी हैं। आप अगर तरक्की करेंगे तो हम तो चाहते हैं आप भी तरक्की करें। इतना जेलस नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं आप भी तरक्की करें, अख्तियार करने चाहिए। हम चाहते हैं पर जो चीजें आप कह रहे हैं उससे आटा मिलेगा क्या, उससे पेट्रोल मिलेगा क्या? मुझे बताइए, जो चीजें आप कह रहे हैं उससे आटा मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा जनता को? हमने आज तक आपसे तो भीख नहीं मांगी, आपसे तो खैरात नहीं मांगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल दुनिया से तो मांग रहे ना, IMF से भी मांग रहे हैं। देखिए, ये पूरी दुनिया का रूल है। पूरी दुनिया इस तरह इकोनॉमिकल अपने सिस्टम को चलाती है। जिन मुल्कों पे इस तरह के मामलात या इस तरह के दिन आते हैं तो इनसे निकल भी जाते हैं। मुल्क हैं, क्राइसिस में चलते हैं। हम लोग तो आप लोगों को भी फेस कर रहे हैं कि आप लोग की नफरत को भी फेस कर रहे हैं। हमने हमेशा मोहब्बत का पैगाम नफरत किसने बनाई रिन साहब, ये भी बताइए ना। भाषण देते हैं, ये नफरत किसने खड़ी की? इस तरह की बातें करते हैं ताकि भारत और पाकिस्तान में हमेशा नफरत रहती रहे इनको अपने लोगों से। यार, बात ये है कि आपके पंजाब के लोग आज भी कोसते हैं कि दिल्ली सरकार ने उनका सारा हक खाया हुआ है। आज भी आपके बिहार के लोग रोते हैं। पाकिस्तान इसी तरह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। भारत के मंदिरों में घंटियां बजना भी बंद हो जाएंगी। ओ भाई, खुदा के बंदो, थोड़ा ख्याल कर। आपके यहाँ हर दूसरे दिन कोई जादूगर भगवान बन के बैठ जाता है। आपका बागेश्वर बाबा जादू दिखा के लोगों को भगवान बना के लूट रहा है। आप लोगों को कभी फिक्र हुआ कि लोगों के ईमान का सौदा कर रहे हैं? रिन साहब, अभी कौन कह रहा था कौन आपको खाना और पानी देगा? मैं सीधे आरती के पास चलता हूँ। आरती, बताइए ये नफरत किसने बनाई? ये नफरत अगर भारत और पाकिस्तान के बीच है तो ये नफरत किसने बनाई? किसने मांगा अलग देश? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो ढोंग रचा जा रहा है कि हम हमेशा से, पाकिस्तान हमेशा से अमन पसंद रहा और पाकिस्तान तो हमेशा से बड़ा इनोसेंट है, कुछ नहीं जानता बेचारा या देश, इसको कितनी तकलीफ है, हिंदुस्तान ने कितनी तकलीफ दी है। पहली बात ये कि इन्होंने, मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और इकबाल ने पूरा देश का बंटवारा करवाया और इस देश के बंटवारे करने के बाद भी इन लोगों को वहां तक सीमित नहीं रहे। उसके बाद 1947 में पहला वार जो कबाली रेडर्स को भेजा इन्होंने कश्मीर में, और कश्मीरी हिंदुओं और मुसलमानों का जो इन्होंने कत्लो गैरत कराया कश्मीर में, वो भूल गए हैं। पाकिस्तान आर्मी और कबाली आके इन लोगों ने सबसे पहले अमन का जो बॉन्ड, ये जिसकी बात कर रहे हैं, किसने तोड़ा? इन्होंने तोड़ा। उसके बाद 1965 में, 1971 में इन्होंने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया। बांग्लादेशियों पे इन्होंने जो इन्होंने किया है वो पूरी दुनिया जानती है। किसके बारे में कह रहे हैं कि अमन पसंद है? इन लोगों ने खत्म कर दिया बांग्लादेशियों को। उसके बाद खालिस्तान, पंजाब में इनकी पूरी मिलिटेंसी, सिखों को इन्होंने भड़का के जो खालिस्तान में आतंकवाद शुरू किया, किसने किया? इन्होंने किया। कश्मीर में फिर पिछले 32 साल से जो इन्होंने जहाद की कैंपेन चलाई और कश्मीरी मुसलमानों को मरवाया, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कराया, तो ये किसको कह रहे हैं? अलकायदा को किसने शरण दी? ओसामा बिन लादेन इनके घर से निकला, पाकिस्तान आर्मी के बगल में से निकला। तो ये किनको कह रहे हैं? आईसिस इनके यहाँ है, अलकायदा इनके यहाँ है, तहरीके तालिबान इनके यहाँ है, तहरीके लब्बाइक इनके यहाँ है। तो ये क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस ने इनकी सारी जो ये जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है और लश्कर ए तैयबा है। ठीक है रिन साहब, थोड़ा हम इस चिल्लाने से बाहर निकलते हैं। आरिफ रिन साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए।
आपके यहाँ पेशावर में मुसलमानों ने 150 मुसलमानों को क्यों मार दिया मस्जिद के अंदर घुस के? बताइए। कहते हैं मुसलमानों ने मारा है। किसने मारा है? दहशतगर्द की कोई तंजीम, कोई मजहब, कोई दीन ईमान नहीं होता है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? हिंदुस्तान में भी है। क्या कुछ दहशतगर्द ओसामा साहब हो जाते हैं, हाफिज सईद आपके लिए जी हो जाते हैं। आरिफिन साहब इसके लिए बताइए ना, मुझे आप बताए ना, क्या हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं वो हिंदू करते हैं? क्या वो हिंदुस्तानी होते हैं? आप अमन की सब पाकिस्तानी होते हैं जो हिंदुस्तान में। मोहम्मद आरिफिन जो सबसे बड़ा हमला हुआ 26/11 का, उसमें पाकिस्तान के लड़के पकड़े गए थे और एक को फांसी भी दी और पूरे ट्रायल के बाद फांसी दी। आपने क्या किया 26/11 के बारे में ये बता दीजिए। आपने सिर्फ इल्जाम लगाया, हमने साबित शुदा आपको गुलभूषण यादव दिया जो आपके हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी जनता जिसने यहाँ पे बलूचिस्तान में रह। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। रेन साहब को थोड़ा ब्रेक देते हैं। अब ये सुनते हैं कि पाकिस्तान की आवाम आखिरकार क्या रही है। वॉक्स पॉप दिखाते हैं लोगों के, बाइट चलाते हैं पहले नंबर वाली। सियासतदानों ने इस मुल्क के साथ वो कुछ किया है जो गरीब आदमी जो है ना, मजदूर तबका, जो मिडिल क्लास है, वो परेशान है। सबका नुकसान हो रहा है भाईजान, हमारा भी हो रहा है। तो ताजा में बोलता कोई भी नहीं पिया, सब खामोश बैठे हुए हैं। महंगाई से तो असल में तो जो छोटा तबका वही मुतासर होता है। सारी बातें छोड़ दी मैंने, पेट्रोल छोड़ दिया, इंपोर्ट होकर आता है ये। सब्जियां तो यहाँ उगती हैं, ये क्यों महंगी हुई? बचपन से देखता आ रहा हूँ पाकिस्तान सुधर जाएगा और ये हो जाएगा और वो आ जाएगा, यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, कोरिया से आगे चला जाएगा। सब बकवास की बातें, जो आएगा चोर आएगा। हमारे तो दिल ही नहीं करता यार अब किसी सियासतदान का नाम लेने का, ना शक्ल देखने की। कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा। अगर कोई देते हैं कहीं से तो 350 रुपए किलो, 300 रुपए लीटर दे रहे हैं। मैं निकला हूँ पंप से, यहाँ पे पीछे टोटल में गया हूँ, वहाँ पे इतना रश है कि आप शाम तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है नहीं है। ठीक है फैज साहब, आपकी सरकार का इकबाल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब जनता जो है कट चुके हैं। मैं हसन दुरानी जी के पास चलता हूं। हसन दुरानी साहब, जनता क्यों पाकिस्तान की बोलने लग गई है कि जो आएंगे सब चोर ही आएंगे? देखिए, ये तो इंडिया के अंदर भी ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है, दोनों ममालिक के अंदर है। अभी पीछे आपके जो है आपके देश में जो है वो चौकीदार चोर का जो है वो पूरी मूवमेंट चली है। तो चौकीदार कौन कहलाता था? आपके मोदी साहब वो अपने आप को चौकीदार कहलाते थे और उनके ऊपर जो है वो पूरी मूवमेंट चलाई गई है कि चौकीदार चोर है। देखिए, पॉलिटिशियन जो होता है वो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या दुनिया का कोई भी मुल्क हो। अब होता यह है कि यहाँ पे अगर जो बात कर रहे हैं कि अवाम ने ये बात कह दी, तो देखिए अवाम अगर वोट देती है तो उसको बोलने का भी हक है। अगर अवाम को वोट देने का हक है तो डेफिनेटली उसका लोगों को जो है उसका एहतसाब करने का भी और उसका आंसर लेने का भी उनको हक है। और अगर ये बात वो कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आपके इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर मौजूद होते हैं जो कि अवाम को तकलीफ दे के अपने मौके से अपना फायदा उठाते हैं। जैसे आप इंडिया के अंदर जैसे यूरेनियम जो थी वो एक जगह बिकनी शुरू हो गई, तो पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने यहाँ पे आटे को जरखेज करना शुरू कर दिया, यहाँ पे चीनी को उन्होंने एक जगह पे कार्टेल बना लिया। तो अब पेट्रोल आजकल जो है वो पेट्रोल का इशू चल रहा है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा पेट्रोल का इशू कोई नहीं है, लेकिन जो हमारी जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं वो बेसिकली उनके जहन में ये बात थी कि शायद के पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, जैसे पिछले दिनों बढ़ी थी। तो वो अपना जो स्टॉक है उसको मेंटेन रखने के चक्कर में थे कि हमें नया मटेरियल परचेज ना करना पड़े, और हम ये जो हमारे पास जो पुरानी कीमत हमने स्टॉक परचेज किया हुआ है इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसने उसके ऊपर जो है उसने एक्शन लिया है और बहुत सारे पेट्रोल पंप और पेट्रोलिंग कंपनीज जो हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनको जुर्माना भी हुआ है। और वो आहिस्ता आहिस्ता, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि फौरन ट्रिगर डाउन हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आहिस्ता आहिस्ता वाटरफॉल सिस्टम के तहत जो है उनका सिस्टम जो है ना उनका असर नीचे तक आता है। तो ये जो अभी जो चीज आप मुझे शो करवा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए मैं खुद एक मीडिया से मेरा ताल्लुक है और मैं डेली जो है इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर भी करता हूँ। और महंगाई के ऊपर तो बल्कि स्पेसिफिकली मेरा एक लाइव शो भी चलता है जहाँ पे मैं लोगों के लाइव जो है कॉल्स भी लेता हूँ और उनके इश्यूज को हम लोग डिस्कस भी करते हैं और उनकी बात को हम आगे पहुंचाते भी हैं सरकार तक भी। ठीक है, मैं आगे चलूंगा। महंगाई ने किस तरह पाकिस्तान की कमर तोड़ी है मैं बता दूं। 6 जनवरी 2022, एक साल पहले 36 रुपए किलो प्याज था, 220 रुपए किलो है। चिकन 210 रुपए किलो था, अब लगभग 400 रुपए किलो है। 36 रुपए किलो दाल थी, अब 220 रुपए किलो है। 32 रुपए नमक था, 50 रुपए किलो है। चावल था 36 रुपए, अब 220 रुपए किलो है। क्यों बनी यह परिस्थिति समझेंगे। ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे तारिक फतेह साहब से।
तो हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो हालात हैं पूरी दुनिया से छुपे नहीं हैं। पाकिस्तान के पास मात्र 10 दिन का पेट्रोल बचा है और IMF ने उससे कहा है कि 170 अरब रुपए के टैक्सेस और लगाए। अगर पाकिस्तान ये करता है तो वहां पर कहा जा रहा है कि महंगाई की दर है वो 50% के पार जा सकती है। अभी लगभग 27% के आसपास है। मैंने रेट लिस्ट बताई आपको पाकिस्तान में कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी मिल रही है। ऐसे में जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। पाकिस्तानी सरकार अगर ऐसा करती है तो फिर उसको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। क्या हालात बनेंगे, कैसे वो आगे इससे निपटेंगे, क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बचा ही नहीं है, लगातार घटता जा रहा है। ये हम देखें उससे पहले देख लेते हैं अगला बयान ले हम तारिक फतेह साहब का, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, एग्रीमेंट नहीं हो सका, उसकी वजह यह है कि IMF की बड़ी सख्त शराइत है। हर चीज महंगी होने जा रही है। IMF कह रहा है कि अपने सारे खर्चे कट ऑफ करो, तरक्याती एक्सपेंस कम करो, डिफेंस एक्सपेंस कम करो। जितने भी आप जहां जहां पैसे जाया करते हो, 200 के करीब ऐसे इदारे हैं, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो नुकसान में हैं, जो 1000 अरब का टीका लगाती हैं हर साल पाकिस्तान को। इसके अलावा न जाने कितने प्रॉब्लम। IMF से बड़े अरसे से बातचीत चल रही है और हमें 23 दफा भी IMF के पास जाने के बाद ये अक्लो फहम के अंदर और ज़हनो गुमान में भी हमारे बात नहीं आई कि हम अपने पाँव पे खड़े होना भी सीख लें। अपने पाँव पे खड़े होना तो हम लोगों ने जैसे भूल ही गए हैं इकोनॉमिकली। कोई कहता है कभी दोस्त ममालिक आके बेल आउट कर देंगे, कोई कहता है कि जी IMF से कर्जा ले लेंगे, कोई कहता है इमदाद ले लेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता हैं मलिक मुदस्सर साहब, हसन दुरानी मेरे साथ बने हुए हैं, PTI के आरिफ साहब मेरे साथ बने हुए हैं, तारिक फतेह साहब मेरे साथ हैं, आरती जी मेरे साथ हैं और जनरल सिवाच, मेजर जनरल सिवाच मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा तारिक फतेह साहब, आप खुद पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं लेकिन आप टोरंटो के अंदर रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने अपने पाँव पर खड़ा होना कब भूल गया वो कि हम कोशिश ही नहीं करेंगे अपने पाँव पर खड़े होने के लिए? देखिए, जैसे जहां पे भी मिलिट्री गवर्नमेंट होगी और एक फौज समझेगी कि उसके पास पूरा हक है और उसी के पास काबिलियत है एक हुकूमत चलाने की, तो कॉर्नफ्लेक्स से लेके टूथपेस्ट तक पाकिस्तान की फौज बना रही है। यानी न्यूक्लियर बॉम्ब से लेके कहां तक, कॉर्नफ्लेक्स तक एक ही हिस्सा है सोसाइटी का जो बेनिफिट करती है और वो है पाकिस्तान मिलिट्री, उसकी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सीनियर सिविल सर्विस जो है। इनके अलावा पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। आप किसी भी मेहमान को कभी बुला लीजिए, ही विल नेवर बी फ्रॉम द वर्किंग क्लास, उनकी कोई सुनाई नहीं है। यानी आपके वो जो घरों में 6-6, 7-7 नौकर रखने वाले लोग हैं जो आके पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंसाफ और अल्लाह की और ये सब, उनसे कभी कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम टैक्स क्यों नहीं पे करते हो, क्योंकि ये अपर मिडिल क्लास, आप सोचिए, टैक्स पे ही नहीं करती, क्योंकि इट इज इजी टू गो फॉर लिटिगेशन। आप पे टैक्स अगर देना है, आप उसको कोर्ट में ले जाइए, वो 10-15 साल तो चलेगा केस, एंड यू कैन देन बी लिविंग टैक्स फ्री। जो आमदनी आती है पाकिस्तान की वो वर्किंग क्लास की आ रही है, गल्फ स्टेट्स में है, बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, वो जो पैसा भेजते हैं उससे चलती इकॉनमी। जो पैसे वाला है उसका काम है वही पैसा लेके ट्रांसफर कर दे पैनामा में या ब्रिटेन में या ओवरसीज बैंक्स में। तो अगर कोई पाकिस्तान की भलाई सोचता है तो वो पाकिस्तान डज नॉट हैव दोज टाइप ऑफ पीपल कि जो ये सोच रहे हो कि हम किस लिए ये मुल्क है और इसमें करना क्या है, क्योंकि हर शख्स का ये है कि वो किसी तरह लूट के पैसे को चले जाए। अब हमारे यहाँ कनाडा में कुछ 300 ब्रिगेडियर और जनरल जो हैं उन्होंने अपनी सोसाइटी बना ली है, उसी ठाट से रह रहे हैं, वही करोड़पति टाइप के दादागिरी उनकी चलती है वहाँ। वहीं उनकी बेगमात आफ्टरनून कप ऑफ टी के लिए जाती हैं। They are cut off from reality. उनको परवाह ही नहीं है कि वहाँ कौन मर रहा है, कौन जी रहा, क्योंकि वो बना ही नहीं था देश इसलिए कि वहाँ कुछ हालत ठीक हो। क्योंकि हिंदुस्तान में तो ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान वहाँ हैं। जिस बांग्लादेश को ये पाकिस्तानी लूटते थे, कहते थे भूखा बंगाली, दैट इज अहेड ऑफ पाकिस्तान
बाय इन बोथ जीडीपी जीएनपी। अब किसी मौजू से देखिए, जब आपने चोरी करनी हो और उसके अंदर आप मजहब डाल देंगे, इस्लाम ले आएंगे, मौलवियों को ले आएंगे, तो वो पवित्र हो जाएगी चोरी और वो फिर अल्लाह के नाम पे होगी। तो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा इसके अंदर करके आज वो दिन आया है कि तालिबान इनकी पिटाई कर रहे हैं, इनके फौजों के बॉर्डर के अंदर घुस के इनको मार रहे हैं, इनके फौजी मर रहे हैं। इन्होंने बनाया था ये, इन्होंने तालिबान इजाद किया, इन्होंने उसामा बिन लादेन को पनाह दी, तो भुगत रहे। ना इकोनॉमिस्ट है, ना प्रोडक्शन का कोई तरह। सर फैक्ट्रियां चली गई, जो सनतकार थे पाकिस्तान के, उन्होंने पूरी की पूरी फैक्ट्री ले जाके ढाका और बांग्लादेश में सेट कर दी, क्योंकि देयर इज अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग। कोई बिजली पानी ये रेगुलर हो तो कोई इंडस्ट्री लगाएगा ना। जहां पानी और बिजली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, वहां इंडस्ट्री लगा के कौन करेगा कुछ? ठीक है, नौकरी कैसे हो? मैं सीधे मलिक मुदस्सिर साहब के पास चलता हूं। मलिक साहब, मुझे एक बात बताइए, आप सत्ताधारी पार्टी से हैं, लोगों में आक्रोश है, महंगाई बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन आपसे आईएमएफ कह रहा है कि सेना का बजट कम करो, जनरलों की प्रॉपर्टी सार्वजनिक करो। क्या आपकी सरकार ये कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। जो हालात खराब है इस टाइम, तो पूरी दुनिया के हालात खराब है। मतलब कोरोना का इशू पूरी दुनिया में आया, जिसकी वजह से इस टाइम बड़े बड़े मुल्कों के जो हालात हैं आपके लोगों के सामने, महंगाई, यूके, यूएसए, फ्रांस, इन जैसे मुल्कों में भी इसी की महंगाई हुई है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में हुई है, इंडिया में हुई है। दुनिया के कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसको कोरोना ने अफेक्ट ना किया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई ना हुई हो। सेकेंड, अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फौज का इनखला हुआ, दैट्स वाई हम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया कि उस वजह से भी थोड़े से इशू पाकिस्तान के साथ स्पेशल खराब हुए। तीसरा, रशिया यूक्रेन का जंग का सबसे ज्यादा असर पूरी दुनिया में पड़ा, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया, गंदम स्पेशली, लोहा, बहुत सारी ऐसी आइटम्स है जो कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जो दुनिया पूरी में महंगी ना हो। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इन दिनों में कुछ ज्यादा महंगाई का इशू बन गया है। और आईएमएफ का इशू ये हमारे साथ, कि हम अगर आईएमएफ के साथ नहीं चलते तो पूरी दुनिया हमारे साथ कट के रह जाती है। हालांकि आईएमएफ से कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, $1 अरब डॉलर ही है, और $1 अरब डॉलर देने के लिए आईएमएफ के जो मुतालबात हैं वो आर्मी के नहीं है, कुछ टैक्सेस वगैरह के हैं। पेट्रोल का बढ़ाना, बिजली की सब्सिडी खत्म करना, गैस की सब्सिडी खत्म करना, जिसमें से काफी सारे मामला तय हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह बाकी भी तय हो जाएंगे। और हालात इतने खराब नहीं है कि जितने कहा जा रहा है कि 50% तक चली जाएगी, ऐसा नहीं है। काफी टाइम से ये चल रहा है, और पाकिस्तान में इससे पहले भी 1-2 दफा इस तरह के हालात आए थे और अल्लाह किया था पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकल गया था, और अभी भी इंशाल्लाह निकल जाएगा। सीधे चलता हूं जनरल साहब के पास। जनरल साहब, मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान इन हालात से निकल जाएगा? और मलिक साहब जो समझाने की कोशिश करें, क्या वो ठीक है? क्या फौज का खर्चा कट करने के लिए आईएमएफ ने नहीं कहा? क्या जनरल्स की और कई सारे एलीट क्लास के लोगों की जो सरकारी सेवाओं में है लेकिन बहुत पैसा कमाया है, उनकी संपत्ति सार्वजनिक करने के लिए नहीं कहा? क्या रक्षा बजट कम करने के लिए नहीं कहा? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि दीपक, आईएमएफ ने बड़े शर्तें लगाई हैं। अगर आपको आईएमएफ से लोन चाहिए तो आपको ये सब्सिडी सारी गैस, ऑयल, पेट्रोल की, और प्लस आपको ये जो फौज पे पैसा खर्च करते हैं आप इतना ज्यादा, उसको कम करें, और कुछ जो सार्वजनिक करें, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो उसका मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंसी लाना, ऑब्जेक्टिविटी लाना। एक प्रकार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने जिन लोगों ने आपको बनाया है उसके लिए आप एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल हैं। और मुझे लगता है अगर नहीं किया पाकिस्तान ने तो फिर आईएमएफ लोन नहीं देगा। मैं ये कहता हूं ये सिचुएशन हुई क्यों? देखो, पाकिस्तान ने 1960 तक उनकी जीडीपी भारत से भी अच्छी थी, मगर जब से आतंकवाद का साथ दिया उन्होंने, तब से हालात बहुत खराब हो गए। देखो, हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी, उन्होंने बोला था अगर अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को ही वो डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज वो दिन आ गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि उन्होंने एक आतंकवाद पैदा किया था, आज उनको काट रहा है। ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। वो टेररिस्ट जो कि
भारत के अगेंस्ट लड़ते हैं वो गुड हैं, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, और जो टेररिस्ट इनके अगेंस्ट लड़ते हैं वो बैड टेररिस्ट हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आज तालिबान को ये अफगानिस्तान में लेके आए थे, आज सबसे ज्यादा रिलेशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खराब है तालिबान को लेके। लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के 10,000 आतंकवादी अभी भी इन्होंने ट्रेनिंग एरिया में बिठा रखे हैं पीओके में, क्योंकि भारत की तरफ पुश करने के लिए। तो जब तक आतंकवाद का सहारा नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। दूसरा, इतनी बड़ी आर्मी अगर आप रखनी है, अगर उसके बजट में आप 13 से 15% हर साल बढ़ोतरी करेंगे तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरा यह है कि ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी लानी पड़ेगी। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे जैसे कि आपकी बजट की जो बनाती हैं, जो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन है, उनको एम्पावर करना पड़ेगा आपको। अगर आप स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। अभी तो आप इस सिचुएशन में एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। अगर आईएमएफ की शर्तें नहीं मानेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर लोन नहीं मिलता तो जो सऊदी अरेबिया, यूएई, चीन वो भी कुछ आपको दे सकते हैं, वो भी नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है, एक बार डिफॉल्ट करके जिस प्रकार से श्रीलंका किया है, तो अगली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन बैंक आगे आपको कर्जा देने से कतराएगा। ठीक है, पाकिस्तान को समझना चाहिए ये समय आ गया, इनको कुछ न कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं सीधे पूछता हूं और मैं हसन दुरानी साहब के पास पहुंचता हूं, लॉजिकल बात करते हैं। हसन साहब, मुझे बताइए, $22 बिलियन आपको अगले 1 साल में अनिवार्य तौर पर मैंडेटरी लौटाना है देशों को, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ये $22 बिलियन कहां से आएंगे? देखिए, सबसे पहले जो मैं आपका ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो आप बात कर रहे थे और आपने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों के बारे में आप बता रहे थे, और मैंने आपको पीछे से आवाज़ भी दी थी, लेकिन शायद आपको नहीं सुनी। बात यह है कि सर देखिए, अभी आप देखते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक फ्लड आया जो कि ड्यू टू रेन, उससे पाकिस्तान के अंदर जो फसलें थी वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई, और पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन और वीट की जो एरिया जो था, जो कल्टीवेशन का एरिया था, वो इस काबिल ही नहीं था कि वहाँ पे कल्टीवेशन हो सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी जो सब्जियां हैं, जो आप कह रहे थे वो तो हमारी लोकल प्रोडक्ट होती है, तो उसकी कीमत क्यों बढ़ गई, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी। दूसरी बात ये थी कि जितने भी रिसोर्सेज जो थे, जो चीजें हमने स्टॉक करके रखी हुई थी, हमारी कॉटन और बाकी जो चीजें थी, चावल थे और हमारी गंदम थी, मेजोरिटी जो थी जो उन एरियाज के अंदर जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज थे, वहां पे वो सारी चीजें तबाह हुई और बर्बाद हो गई, पहली बात। अच्छा, अब आपने बात की, उसके बाद दूसरी बात इन्होंने ये की, जनरल साहब ने बात की कि जनाब हिलरी क्लिंटन ने कहा, मेरा ख्याल है जनरल साहब के साथ मेरा हर प्रोग्राम के अंदर टकरा होता है, और मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि ये वही तालिबान है। आपको हिलरी क्लिंटन की ये बात तो हमेशा याद रहती है कि अगर आप अपने जो बैकयार्ड के अंदर अगर आप सांप रखेंगे तो आपको काटेंगे जरूर। तो मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जनाब ये वही तालिबान है जो कि अमेरिकन व्हाइट हाउस के अंदर स्टेट गेस्ट होते थे, जिसके ऊपर दीपक भाई आपने मुझे कहा था कि आप इल्जाम लगा रहे, तो मैंने कहा था कि आप शायद जो है ना अगर थोड़ा सा तारीख को पढ़ लेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये यही चीज थी। और यही आपके बनाए लोग आपके खिलाफ क्यों गए? आपको 1971 वार की फोटो भेज रहे हो कि यही हाल करेंगे, आपका ऊपर देखा। आपने आपके जनरल साहब का जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ यही है कि जनाब जैश मोहम्मद है, फलानी है, टमकानी है, ये है वो है। मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि आपके जो मोदी साहब हैं वो पूरी दुनिया के अंदर किस तरह मशहूर थे टेररिस्ट के तौर पे, गुजरात के टेररिस्ट के तौर पे, वो आप सबको पता है। की बात है, आज वो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है हसन दुरानी साहब। सर दीपक भाई, हसन दुरानी साहब वो बीबीसी की दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। रीसेंट रिपोर्ट आई है, आपने अपने कुछ भी बोल, ये देखिए मैं अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बात नहीं सुनूंगा। सीधे मैं तारिक फतेह साहब के पास चलता हूं। माफ कीजिएगा, आपको ऐसे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है एक देश के पॉपुलर चुने हुए, 2 बार चुने हुए प्रधानमंत्री पर। तारिक फतेह साहब, देखिए, ये समझते हैं कि झूठ बार बार बोला जाए तो वो सच हो जाएगा। जो जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले थे, उस जमाने में लफ्ज तालिबान एग्जिस्ट नहीं करता था, उसको मुज कहा जाता था, मुजाहिदीन। एंड मुजाहिदीन और पाकिस्तानी क्रेडिट तालिबान की फिर सिविल वॉर हुई थी, जिसके बाद मुजाहिदीन को हटा के तालिबान को पाकिस्तान ने बिठाया था काबुल के अंदर। तो क्यों ये ऐसी बेसिक चीज गलत टीवी पे आके कह देते कि तालिबान का व्हाइट हाउस के अंदर रिसेप्शन हुआ था? तालिबान डिड नॉट इवन एग्जिस्ट एट दैट टाइम, उसको मुजाहिदीन कहा जाता था। पूरा काबुल बर्बाद हो गया वो 2 साल की सिविल वॉर में, जिसमें पाकिस्तान बैक तालिबान ओवरथ्रू द अफगान
मुजाहिदीन हु वर फाइटिंग द सोवियत ऑक्यूपेशन। ये बिल्कुल अलग चीजें हैं दो। उसके अंदर बैठ के आप इंसिडेंट्स को जोड़ लेते हैं और इट पासेस ऑफ एज द ट्रुथ। नो, द तालिबान हैव नेवर बीन टू द व्हाइट हाउस एवर। और इसके अंदर आप मुजाहिदीन और तालिबान में अगर फर्क नहीं करते तो जाके कुछ पढ़ लिया करो मेरे भाई, किताबें अब भी मिल जाती हैं पाकिस्तान में। अब भी आपको पता चल जाएगा कि सिविल वॉर जो मुजाहिदीन और तालिबान की हुई वो किस में हुई थी। वो मुजाहिदीन कौन बैक कर रहा था और तालिबान को कौन बैक कर रहा था? अमेरिका को बेवकूफ बना के अमेरिका बेवकूफ बन गया। और आप तारक फतेह साहब जैसा इससे ज्यादा अक्लमंद आदमी दुनिया में मौजूद नहीं है। तारक फतेह एक वाहिद आदमी है पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा अक्लमंद है, सबसे ज्यादा अकल फहम वाला इंसान है। बाकी पूरी की पूरी दुनिया इसके सामने बुद्धू है, वो बिल्कुल बेवकूफ बन जाती है, वो बिल्कुल बेवकूफ बन जाती है। और भाई मेरे दीपक भाई आपने इस बंदे का इंट्रो ये करवाया कि ये पाकिस्तान, भाई इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका किसी भी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इसका आपसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ऐसा शख्स है जो हमेशा झूठ बोलता है। और दुनिया के जाने माने कॉलमिस्ट तो है ना तारक फतेह साहब, जाने माने लेखक भी हैं। आप माने ना माने क्या फर्क पड़ेगा, दुनिया तो मानती है ना। और आपको ये भी पता है दुनिया पाकिस्तान को क्या मानती है, आपको ये भी पता है दुनिया पाकिस्तान को क्या मानती है। दीपक भाई आप मेरी नहीं सॉरी दीपक भाई मेरी बात सुने। अभी इस आदमी ने एक झूठी ट्वीट की है और ये इंतहाई झूठा इंसान है और इस इंतहाई बेशर्म व्यक्तिगत ना हो प्लीज, व्यक्तिगत ना हो। चलते मैं जो आदमी झूठा है अच्छा सुन लेते तारिक साहब से सुन लेते हैं सीधे। तारिक साहब आप पे व्यक्तिगत आरोप लगे, आपको सफाई देने का पूरा मौका है। पता नहीं कौन सा झूठ मैंने बोला होगा कि मैंने कहा होगा कि शायद पाकिस्तान बिल्कुल गलत बना, ये झूठ मान लीजिए। मैं कहता हूँ पार्टीशन एक कंस्पिरेसी थी अंग्रेज की कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना बैठे, ये इनको झूठ लगता होगा। इन्होंने लाहौर शहर जो सीता के बेटे के नाम का है वहां से एक हिंदू जिंदा नहीं रखा, ये झूठ मैंने बोला। क्या मैंने झूठ बोला कसूर से हर सिख को हटा दिया गया, ये झूठ बोला मैंने। मुल्तान के अंदर सिरे से लेके अलीगढ़ के लॉन्डो ने आके हर हिंदू और सिख को मारा, वो झूठ बोला। कराची जो एक हिंदू मेजॉरिटी शहर था वहां पे कोई हिंदू बचा नहीं, ये झूठ बोला मैंने। तुमने जाके 10 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों का कत्लेआम किया और कहा कि इनको रेप करो ताकि इनकी जात बदल जाए। ये इन्हीं के वालिदैन के टाइम की बात कर रहा हूं कि वी विल चेंज द रेस ऑफ दीज पीपल इन वन जनरेशन। ये कौन थे? जनरल टिक्का खान, ये कौन थे? जनरल नियाजी। और ये सारे जो सरेंडर के लिए तैयार हो गए, जो आज बलोचिस्तान के अंदर 50,000 लोग गायब हैं जिनका कत्लेआम हो रहा, ये बैठे यहाँ आपको अल्लाह और उसकी बातें करते रहते हैं। तो शर्म नहीं आती इनको कि मुसलमानों को मारते हैं और फिर भंगड़ा डालते हैं। यमन के अंदर क्या हिंदू बैठे हुए जो 5 मिलियन मुसलमान मर गए? सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर हो रही है 500,000 मुस्लिम्स हैव डाइड, तो वहां को हिंदू बैठा हुआ, कोई यहूदी मार रहा है उन्हें? इन्होंने तो इमाम हुसैन को मार दिया, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को मार के बैठे हुए हैं। ये हिंदुस्तान में घुस के औरंगजेब रोड अपनी सड़कों के नाम रखते हैं, इनको शर्म नहीं आती। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा तारिक साहब फतेह साहब, समय की सीमा है, मेरा प्रोग्राम का वक्त पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन चलते चलते हम आपको कहेंगे सोचिएगा जरूर, पाकिस्तान की आवाम भूख से जूझ रही है, मुल्क दिवालिया होने की कगार पर है। लेकिन गलतियों से सीखने के बजाय पाकिस्तान के सियासतदान और जनरल आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, बिल्कुल उस शुतुरमुर्ग की तरह जो ये सोचता है कि जमीन में मुंह छिपा लेने से कोई उसे देख नहीं रहा। पाकिस्तान को कर्ज चाहिए, लेकिन उस कर्ज को पाने के लिए उससे एक अदद मुकम्मल तैयारी तक नहीं हो पा रही। लेकिन कहते हैं ना, जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं, आवाम रहे ना रहे, हुक्मरानों की शान बनी रहने चाहिए। सोचिएगा जरूर इस बात पर।